हर तरफ खौफ का आलम था। खामोशी ऐसी कि सांस की आवाज भी अजनबी लगे। सामने वो खौफनाक पहाड़ थे जो बर्फ की सफेद चादरों में लिपटे हुए थे और जिनके हर कदम पर मौत बिछाई जा चुकी थी। कहीं फिसलन थी, कहीं खाइयां और कहीं एक गलत कदम, हमेशा की नींद। मगर इन पहाड़ों के मुकाबिल सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के काफले के रफीक खड़े थे। वो लोग जिन्होंने खौफ को देखा जरूर मगर माना नहीं। ये वो मुजाहिद थे जो मौत से भागते नहीं थे, मौत से टकराते थे, जिनके कदम डगमगाते नहीं थे क्योंकि उनके यकीन ने बर्फ से ढके रास्तों पर भी रास्ता बना लिया था। ये सफर जिस्मों का नहीं था, ये दिलों की आजमाइश थी और इस आजमाइश में खौफ हार रहा था और हौसला जीत रहा था। इन रास्तों पर जहां मौत पहरा देती थी, वो लोग चल रहे थे जिनके लिए जीना नहीं बल्कि हक पर मरना कामयाबी था। जब सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने पंचतार से हजारा और फिर कश्मीर की समत बढ़ने का अज़्म किया तो ये महज एक जोग्राफियाई सफ़र नहीं था बल्कि तारीख के सीने पर लिखी जाने वाली एक नई तकदीर की इब्तिदा थी। मगर रास्ते आसान न थे। सिखों के खौफ ने बहुत से ख्वानीन को बुज़दिली की खामोशी में धकेल दिया था और वो सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह के काफ़िले को अपने इलाकों से गुजरने की इजाज़त देने से इनकारी थे। चुनाचे हक के इस काफ़िले ने वो राहें चुनी जो ना नक्शों में नुमाया थीं न ताकतवरों की निगरानी में। पंचतारे हुर्रियत से निकलकर ये काफ़िला मंगल थाना, कंगलई, नगरी, बड़धेरी, परंदवंदी, करनापेवाड़, बिलग्राम और थाकोट की आखिरी हदों को अबूर करता हुआ आगे बढ़ता गया। फिर बिलग्राम की राजदारी, सचों, ज्यूड़ी और बगोड़ मंग के संगलाख रास्तों से गुजरकर बिलाखिर बालाकोट और मट्टी कोट की वादियों में जा पहुंचा। ये वो सफ़र था जो राय बरेली से उठा, हिंद और सिंध, तुर्किस्तान और अफगानिस्तान की सरजमीनों को चीरता हुआ आया और बालाकोट पर आकर तारीख की एक सुर्ख लकीर बन गया, ऐसी लकीर जिसे वक्त भी मिटा न सका। बिलग्राम के करीब वाक़े राजदारी के इलाके में कुछ अरसा क़याम के बाद सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक और मकाम पर ठहरे जिसका नाम सचों था। यहाँ क़याम के दौरान मुजफ्फराबाद, कश्मीर, बालाकोट और गढ़ी हबीबुल्लाह के मजलूम मुसलमानों के पैगाम मुसलसल पहुँचने लगे। इन इलाकों के ख्वानीन की बाहमी कशमकश और सिखों के सफ़ाक मजालिम ने लोगों को बेचैन कर रखा था। वो बार बार इल्तिजा कर रहे थे कि सैयद बादशाह ज़रूर तशरीफ़ लाएं, हमारी डूबती हुई कश्ती को सहारा दें। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जहन में अब एक बड़ा मकसद वाज़े हो चुका था, कश्मीर में दाखिला। मगर इसके लिए महफूज रास्ते, मुनज़्ज़म क़ुव्वत और एक मजबूत मरकज़ दरकार था। सचों में क़याम के बाद आपने गौर व फिक्र के साथ बालाकोट का इंतखाब किया। आप समझते थे कि मजलूमों की मदद, उनकी हिमायत और एक मजबूत फ़ौजी ताकत की तश्कील के लिए बालाकोट सबसे मौजू मकाम है और यही मकाम कश्मीर की जानिब पेशकदमी की कुंजी बन सकता है। इसी फैसले के तहत सैयद अहमद शहीद ने अपने करीबी रुफ़क़ा शाह इस्माइल शहीद और मौलवी खैरुद्दीन को अपने आने से पहले बालाकोट रवाना कर दिया। 24 रमज़ान 1246 हिजरी को सच्चू में क़याम के दौरान लिखे गए ख़त में आपने हुक्म दिया कि वो लश्कर के साथ बालाकोट पहुँचें और फरमाया कि 3-4 रोज़ में हम भी तुम्हारे पीछे पहुँच जाएंगे। ये वो लम्हा था जब बालाकोट सिर्फ़ एक मकाम नहीं रहा था, वो एक आने वाले तूफ़ान का मरकज़ बन चुका था। मौलवी खैरुद्दीन जब अपने लश्कर के साथ बर्फ़ पड़ने के खौफ से तेज़ी से सफ़र करते हुए बालाकोट पहुँचे तो रास्ते की सख्ती अभी ख़त्म ना हुई थी कि आजमाइश की एक नई सूरत सामने आ गई। इलाके के मुतअद्दिद ख्वानीन ने आकर मशवरा दिया कि यही सबसे मौजू वक्त है, मुजफ्फराबाद पर हमला कर दिया जाए। उनका कहना था कि शहर इस वक्त आम सिखों से खाली है क्योंकि सुल्तान नजफ खान सिख दरबार में मशवरे के लिए पेशावर गया हुआ है। मगर मौलवी खैरुद्दीन ने साफ और दो टोक जवाब दिया, मैं अमीरुल मुमिनीन के हुक्म के बगैर किसी बस्ती पर कदम नहीं रखूंगा, हमला तो बहुत दूर की बात है। ये इनकार कमज़ोरी नहीं था, ये इताअत की वो लकीर थी जिसे वो किसी कीमत पर पार करने को तैयार न थे। इधर शाह इस्माइल शहीद मोज़ा सच्चू से कूच करके भोगड़ मंग में ठहरे और वहाँ से बिला ताख़ीर मौलवी खैरुद्दीन से जा मिलने के लिए बालाकोट की तरफ रवाना हो गए। बर्फबारी का खतरा सर पर मंडला रहा था, इसलिए रफ्तार तेज थी, मगर कुदरत ने इम्तिहान और सख्त कर दिया। शदीद बर्फबारी ने रास्ते बंद कर दिए, कदम कदम पर फिसलन और आगे बढ़ना जान जोखिमों का काम बन गया। इसी दौरान ये अफवाह फैल गई कि शाह इस्माइल शहीद गिर गए हैं। खबर जंगल की आग की तरह फैली और दिलों पर लर्जा तारी हो गया।
इलाके के गूजर अपनी जबान में चीख उठे। मुजाहिदीन गिर गए। वो दौड़ते हुए आए और बर्फ में फंसे गाजियों को अपने कंधों पर उठा लिया। एक गूजर ने शाह इस्माइल शहीद को अपने कंधों पर संभाला और दूसरे ने गरम गरम दूध लाकर गाजियों को पिलाया। ये वो लम्हा था जब अजनबी पहाड़ भी अहले वफा बन गए। अगले दिन जब ये काफिला बालाकोट की उतराई में दाखिल हुआ तो आजमाइश और बढ़ गई। हर तरफ बर्फ की चादर बिछी थी। जमीन हमवार दिखाई देती थी, मगर नीचे कहाँ खाई है और कहाँ रास्ता, कोई निशान बाकी ना था। इसी दौरान रमज़ान का पहला रोज़ा आ पहुंचा। सफ़र की मजबूरी के बायस मुजाहिदीन ने इफ्तार किया और जान हथेली पर रखकर आगे बढ़ते रहे। यूं ये थका मांदा मगर साबित कदम काफिला बमुश्किल मट्टी कोट पहुंचा और फिर बालाकोट में मौलवी खैरुद्दीन से जा मिला। मुजफ्फराबाद के खवानीन एक बार फिर आगे बढ़े और इसरार किया कि मुजाहिदीन मुजफ्फराबाद आएं, सिखों पर लश्कर कशी करें, हम तुम्हारे साथ हैं। शाह इस्माइल शहीद ने कुछ फौज भेजने का वादा किया, मगर मौलवी खैरुद्दीन ने सख्ती से इनकार कर दिया। मैं इन लोगों को जानता हूं, ये बुलाते हैं और फिर गद्दारी करते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब शाह इस्माइल शहीद के लश्कर के रवाना हो जाने के बाद सैयद अहमद शहीद का हुक्म पहुंचा कि मौलवी खैरुद्दीन भी मुजफ्फराबाद जाएं, तो इताअत ने एक बार फिर फैसला सुना दिया और वो रवाना हो गए। अगरचे इलाके के कई खवानीन दिल ही दिल में सिखों से मिले हुए थे, मगर मुजाहिदीन का रोब बढ़ चुका था। कुव्वत ईमान ने तलवारों से पहले काम किया और बिलाखिर मुजफ्फराबाद का किला सिखों के हाथ से निकल गया। इसी दौरान एक और खबर आ पहुंची। शेर सिंह नजफ खान के साथ बालाकोट के दर्रे तक पहुंच चुका है। इन दिनों जब शाह इस्माइल शहीद बालाकोट में मुकीम थे, पखली और कश्मीर से बहुत से सरावर और मोतबर लोग आपके पास आए। उनकी दरखास्त एक ही थी, बालाकोट में मत ठहरें, कश्मीर की तरफ बढ़ें और हमला कर दें। इसी पसे मंजर में शाह इस्माइल शहीद ने सैयद अहमद शहीद के नाम एक खत तहरीर किया, जिसमें लिखा कि जनाबे वाला, जिस वक्त आप अम्ब में मुकीम थे उस वक्त भी कश्मीर की तस्खीर आपके पेश नज़र थी। उस वक्त वो मुल्क दूर था, मगर अब हमारा लश्कर मुजफ्फराबाद तक आ पहुंचा है। यहाँ से कश्मीर सिर्फ 2 दिन की मुसाफत पर है। अगर अहले मुल्क साथ दें तो एक दिन चलकर दूसरे दिन सुबह हम कश्मीर में दाखिल हो सकते हैं। वहाँ की रियाया करयाराम के जुल्म से तंग आ चुकी है और मुसलमानों की अक्सरियत ये उम्मीद रखती है कि वो लश्कर इस्लाम में शामिल हो जाएगी। जब ये ख़त सैयद अहमद शहीद को पहुंचा तो आपने अहले इलाका से मशवरा किया। जवाब में मकामी लोगों ने एक अंदेशा जाहिर किया, अगर आप बालाकोट छोड़कर कश्मीर की तरफ बढ़े तो सिख यहाँ आकर हम पर हमला कर देंगे। ये वो मोड़ था जहाँ हर कदम के साथ तारीख का वज़न और बढ़ता जा रहा था। सैयद अहमद शहीद तक मुसलसल खतूत पहुँच रहे थे। हर ख़त एक ही खबर दोहरा रहा था, शेर सिंह मुजफ्फराबाद के सिखों की मदद के लिए बढ़ रहा है। अभी ये अंदेशे पूरी तरह बैठे भी न थे कि बालाकोट से हबीबुल्ला खान का ख़त आ पहुँचा। मुख्तसर मगर निहायत संगीन। सैयद साहब फ़ौरन बालाकोट तशरीफ़ लाएं। शेर सिंह अपने लश्कर के साथ बालाकोट के करीब आ चुका है। सैयद अहमद शहीद ने रुफ़क़ा को जमा किया, मशवरा हुआ और फिर आपने निहायत मतानत से हकीकत बयान की। हमारे कुछ मुजाहिदीन राजावादी में हैं, कुछ बालाकोट में, कुछ मुजफ्फराबाद में और कुछ हमारे साथ। ऐसी हालत में सबसे मुनासिब फ़ैसला यही है कि हम खुद बालाकोट की तरफ बढ़ें। यूं फैसला हो गया और इस फैसले ने तारीख़ का रुख मुतय्यन कर दिया। 5 ज़ुल्क़ैदा 1246 हिजरी को काफ़िले जिहाद, काफ़िले ईमान व यकीन पहाड़ों के सीने चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। ये महज एक लश्कर की पेशकदमी न थी, ये वो कारवां था जो अपने साथ अज़्म, कुर्बानी और अंजाम की खामोश आहट भी लिए जा रहा था। चंद दिन पहले शाह इस्माइल शहीद रात की तारीकी में बालाकोट पहुंच चुके थे। फजर की नमाज पढ़ाकर वो अपने मुजाहिदीन के साथ सैयद अहमद शहीद के इस्तकबाल के लिए निकले। जब सैयद साहब पहाड़ों से उतरे तो सत बने के नाले पर शाह इस्माइल शहीद ने निहायत पुरजोश और मोहब्बत भरा इस्तकबाल किया। फिर ये दोनों काफिले यकजा हुए और साथ ही बालाकोट में दाखिल हो गए। वासिल खान ने अपनी हवेली खाली कर दी और वही मकान सैयद अहमद शहीद की क़यामगाह बना। यही वो मकाम था बालाकोट जिसकी जुग़राफियाई हैयत खुद किसी मारिके की नक्शागरी करती थी। बालाकोट ज़िला हज़ारा की तहसील मानसहरा का मशहूर कस्बा वादिये कागान के जुनूबी दहाने पर एक पहरेदार की तरह खड़ा था। मशरक़ की सिमत कालू खान का बुलंद टीला था जिसकी चोटी पर इसी नाम का गांव आबाद था। मगरिब में मिट्टी कोट का बुलंद टीला था जहां मिट्टी कोट का गांव बसाया गया था। मशहूर मिसल थी, जिसका मिट्टी कोट उसका बालाकोट।
जुनूबी व मगरबी पहाड़ों में एक पुरानी पगडंडी मिट्टी कोट के टीले तक जाती थी। अहले तारीख लिखते हैं कि एक रास्ता जो कभी कदीम सलातीने हिंद ने तराशा था, इसी चोटी तक पहुंचता था, मगर अब वो घने जंगल में गुम हो चुका था। शुमाल की जानिब 3 टीले थे जो मिलकर एक कुदरती दीवार बनाते थे। ये दीवार शुमाल व मगरिब से शुरू होकर शुमाल व मशरिक तक फैली हुई थी। मगरिब में सत बने का टीला था जिस पर इसी नाम का गांव आबाद था, और जुनूब की तरफ कंसार की वादी थी जो कागान से निकलते ही बालाकोट के पास जुनूबी व मगरिबी रुख इख्तियार कर लेती थी। इन सब के दरमियान एक कुदरती पुश्ता था और इसी पुश्ते पर बालाकोट का कस्बा आबाद था। यही वो जगह थी जहां सैयद अहमद शहीद के खेमे शहर से साफ दिखाई देते थे, और जैसे ही सैयद साहब बालाकोट में रौनक अफरूज हुए, हालात की नज़ाकत को भांपते हुए आपने फौरन हिफाजती इंतजामात का हुक्म दिया। हसास मकामात पर पहरे बिठा दिए गए और अहम जगहों पर मोर्चे कायम कर दिए गए। यूं बालाकोट अब सिर्फ एक कस्बा नहीं रहा था, वो एक मैदान इम्तिहान बन चुका था जहां आने वाला हर लम्हा तारीख के फैसले अपने दामन में छुपाए खड़ा था। यूं बर्फ, खौफ और खामोशी के बीच ये काफिला बालाकोट की दहलीज तक आन पहुंचा। यहाँ न सिर्फ रास्ते बदलने थे बल्कि नीयतों का इम्तिहान भी होना था। ये वो लम्हा था जहां हिकमत और गैरत आमने सामने खड़ी थीं और हर फैसला सिर्फ हाल नहीं मुस्तकबिल भी लिख रहा था। बालाकोट अब एक कस्बा नहीं रहा था, वो एक जिम्मेदारी बन चुका था, मजलूमों की उम्मीद और जालिमों के लिए खामोश चैलेंज। मुजाहिदीन जानते थे कि अगला कदम आसान नहीं होगा। यहाँ से वापसी का रास्ता सिर्फ नक्शों में था, हकीकत में नहीं। सामने वो मार्का था जिसमें जीत और हार से ज्यादा साबित कदमी देखी जानी थी। फिजा में अजीब सा सुकूत था, वो सुकूत जो तूफान से पहले छा जाता है। और बालाकोट की वादियों में अब सिर्फ कदमों की चाप नहीं गूंज रही थी, बल्कि कुर्बानी की वो सदा थी जो बहुत जल्द तारीख की सबसे गहरी तहरीर बनने वाली थी। ये दास्तान अभी रुकी नहीं थी, यहाँ से तो फैसले खून मांगते हैं।